प्राचीन स्मारकों और आसमान में होने वाली घटनाओं में क्या संबंध है? पत्थरों पर लिखे इतिहास पर दूसरी दुनिया का जिक्र क्यों है? और एक पुराना ऐतिहासिक कैलेंडर ये कैसे बता सकता है कि हर 26,000 साल में पृथ्वी के एक्सेस में बदलाव आएगा? सेंट्रल अमेरिका का मायन सिविलाइजेशन अपने समय के हिसाब से इतना आगे कैसे था? क्या वो वाकई सबसे ज्यादा बुद्धिमान थे या उनकी तरक्की का जिम्मेदार कोई और था? शायद दूसरी दुनिया के लोग। उनके पास मेटल टूल्स नहीं थे, इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं थी, लेकिन उनकी पौराणिक कथाएं, उनकी भाषा, उनकी धार्मिक संस्कृति बहुत ज्यादा एडवांस थी। वो एस्ट्रोनॉमी को बहुत अच्छी तरह से समझते थे, उस समय की बाकी सिविलाइजेशन से काफी ज्यादा। मायंस इस बात को मानते थे कि हर चीज का अपना वक्त होता है, क्योंकि उनके भगवान लौटेंगे। बादशाह पकाल का पत्थर से बना ताबूत उनका स्पेसशिप था। वो सबसे पहले रॉकेट मैन हैं। इंडिया और कई दूसरी कंट्रीज में लोग मानते हैं कि अतीत में दूसरे ग्रहों के लोग धरती पर आते थे, पर क्या ये वाकई सच है? क्या एंशिएंट एलियंस की वजह से ही हमारा इतिहास इतना स्ट्रांग है? अगर हाँ, तो क्या एंशिएंट माया सिविलाइजेशन की कामयाबी और खात्मे का षड्यंत्र उन्होंने ही रचा था? वो कौन थे? वो क्यों आए थे? वो क्या पीछे छोड़ गए? वो कहां चले गए? क्या वो वापस लौटेंगे? साइंस डॉक्यूमेंट्स मिस्ट्रीज। दोस्तों, आप ज्वाइन बटन पर क्लिक करके बन सकते हैं साइंस डॉक्यूमेंट्स मिस्ट्रीज के प्रीमियम मेंबर्स, जिससे आपको हर वीडियो मिलेगी पब्लिश होने से पहले, और कुछ प्रीमियम वीडियोस जो कि सिर्फ प्रीमियम मेंबर्स के लिए ही उपलब्ध होगी। आपके कमेंट को देखा जाएगा और उनके जवाब भी दिए जाएंगे, और भी बहुत कुछ जो कि आपको पड़ेगा सिर्फ 89 रुपए पर मंथ पर। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ये सदर्न मेक्सिको है। तुम्बाला पहाड़ियों के नीचे घने जंगलों के बीच प्राचीन मायन शहर पेलेंके के अवशेष पड़े हुए हैं। 1800 बीसी में बसा पेलेंके शहर प्राचीन माया सिविलाइजेशन का सबसे ज्यादा आबादी वाला शहर था, और उस शहर ने आज के सेंट्रल अमेरिका पर लगभग 2000 सालों तक राज किया। मेटल टूल्स, पहियों और जानवरों के बिना माया ने कई इलाकों में पेलेंके जैसे शहर बनाए, ऐसे शहर जो आर्किटेक्चर की शानदार मिसाल है। लेकिन उन्होंने बिना औजारों के ये कैसे किया? मायंस के ऊपर लिखे गए बहुत सारे लेखों में कहा गया है कि उनके 4 शहर 4 अलग अलग दिशाओं में थे। इन लेखों के मुताबिक पेलेंके माया की दुनिया का वेस्टर्न कैपिटल है, सदर्न कैपिटल कोपान था, और ईस्टर्न कैपिटल टिकाल था, और नॉर्दर्न कैपिटल कलाकमुल था। उनकी जो बात सबसे काबिले तारीफ है वो कि उन्होंने जंगल में मौजूद चीजों से अपनी दुनिया बसा ली। जंगल की मिट्टी की ऊपरी परत बहुत पतली होती है, और फिर भी उन्होंने वहां घनी आबादी वाला शहर बनाया। आज उस इलाके में इतनी आबादी नहीं है जितनी तब थी, मानना पड़ेगा। इतिहासकारों का मानना है कि मायन प्राचीन दुनिया के सबसे दिलचस्प, पेचीदा और रहस्यमयी लोग थे। जाने कैसे उन्होंने बिना किसी टेक्नोलॉजी के विज्ञान, खेती, इंजीनियरिंग और एस्ट्रोनॉमी जैसे क्षेत्रों में इतने बड़े बड़े कारनामे किए। उनके पास तरक्की के निशानियां माने जाने वाली बिजली और मशीनें जैसी आधुनिक चीजें नहीं थीं, लेकिन उनकी पौराणिक कथाएं, उनकी भाषा, उनकी धार्मिक संस्कृति उस वक्त के हिसाब से बहुत ज्यादा एडवांस थी। पेलेंके शहर का बहुत बड़ा हिस्सा अभी जमीन के नीचे दफन है, और माना जाता है कि अब तक तो आर्कियोलॉजिस्ट इस शहर का सिर्फ 10% हिस्सा ही सामने ला पाए हैं। पेलेंके का वाटर सिस्टम काबिले तारीफ था। मायंस प्रेशर में फर्क पैदा करके नदी का पानी खींचकर अपने शहर में लाते थे। सारे मायन शहरों में मनोरंजन के लिए खेल का मैदान होता था। वो एक बहुत ही अनोखा खेल खेलते थे, जहां उन्हें बॉल को एक पत्थर या लकड़ी के बने होल के अंदर डालना पड़ता था।
ऐसा कहा जाता है कि इस खेल का सूरज और उसकी दिशा से संबंध था। अगर हम उस समय की सारी प्राचीन संस्कृतियों की बात करें, चाहे वो एंशिएंट बेबीलोनियंस हो, एंशिएंट इजिप्शियंस या फिर माइंस हो, तो इस बारे में दो राय नहीं है कि माइंस ही उन सब में सबसे ज्यादा एडवांस थे। जाने माने इतिहासकारों का कहना है कि 9th सेंचुरी में मायन सिटीज अचानक बिल्कुल खाली हो गई थी। सारे मायंस गायब हो गए। ऐसा क्या हुआ था? बहुत से जानकारों का कहना है कि ये सब आपसी जंग, ज्यादा आबादी और सूखा पड़ने की वजह से हुआ था। लेकिन मायंस ने कुछ ऐसे सबूत छोड़े हैं जिनसे ये संकेत मिलता है कि उनके गायब होने में दूसरे ग्रहों के जीवों का हाथ हो सकता है। 1952 में आर्कियोलॉजिस्ट एल्बर्टो रूबियो ने बादशाह पकाल के पिरामिड में बंद कब्र को ढूंढ निकाला। राजा पकाल ने पेलेन के शहर पर 615 से 683 तक राज किया। अपनी इस 70 साल की हुकूमत में उन्होंने पेलेन के की काया ही पलट कर रख दी। उनके राज में एंशिएंट माया सिविलाइजेशन के बहुत से महत्वपूर्ण स्मारक और शानदार चित्र बने। कलाक मुल्क के बादशाह ने पेलेन के शहर को अपनी हुकूमत से हटा दिया था। पेलेन के शहर अब बिल्कुल लावारिस था। नए बादशाह की जरूरत थी, इसलिए पकाल को बहुत कम ही उम्र में हुकूमत संभालनी पड़ी। उन्होंने उस शहर को, जो बिल्कुल बर्बाद हो चुका था, एक नई जिंदगी दी और उसे उस समय के सबसे अहम शहरों में से एक बना दिया। मेरे पीछे मशहूर टेम्पल ऑफ द इंस्क्रिप्शंस है। ये शायद पूरी मायन दुनिया का सबसे मशहूर पिरामिड है। सन 1948 में एल्बर्टो रूबियो नाम के फ्रेंच मैक्सिकन आर्कियोलॉजिस्ट ने टेम्पल ऑफ द इंस्क्रिप्शंस के ऊपरी हिस्से से खुदाई करना शुरू किया। जैसे जैसे वो नीचे जाते गए, उन्हें सीढ़ियां दिखाई दी जो पिरामिड के अंत तक जा रही थी। लेकिन सीढ़ियां धूल, मिट्टी और मलबे के नीचे दबी हुई थी। उन्हें मलबों को खोद खोद कर हटाने और सीढ़ियों को नीचे उतरने लायक बनाने में 4 साल लग गए। 4 साल बाद वो बादशाह पकाल की कब्र और विशाल सर्कोफेगस लिड यानी पत्थर से बने ताबूत तक पहुंच सके, जिससे बादशाह पकाल की कब्र ढकी हुई थी। बादशाह पकाल के इस पत्थर से बने ताबूत के तख्त यानी सार्कोफेगस लिड को मायन कला का सबसे खूबसूरत नमूना माना जाता है। लेकिन यही सार्कोफेगस इतिहासकारों और प्राचीन एस्ट्रोनॉट थ्योरिस्ट के बीच विवाद की वजह भी माना जाता है। इतिहासकारों का कहना है कि सार्कोफेगस ये बताता है कि बादशाह पकाल जमीन के नीचे जा रहे हैं, लेकिन असल में वो स्पेसक्राफ्ट में बैठे हैं, जिन्हें वो पेलेनके का एस्ट्रोनॉट कहते हैं। ऐसा लग रहा है कि वो स्पेस में जा रहे हैं। वो सबसे पहले रॉकेटमैन थे जो अपने स्पेसक्राफ्ट को चलाकर स्पेस में जा रहे थे। 2011 में मॉडल मेकर पॉल फ्रांसिस ने बादशाह पकाल के सार्कोफेगस लिड पर बनी रहस्यमय नक्काशी जैसा दिखने वाला हूबहू 3D मॉडल बनाया। मैंने जैसे ही उस लिड को देखा, मुझे लगा ये स्पेसक्राफ्ट में बैठा है। सब कुछ बिल्कुल साफ साफ नजर आ रहा था। मुझे कुछ ढूंढना नहीं पड़ा, सब कुछ सामने था। इतने सालों पहले उन्हें स्पेस के बारे में इतना कुछ कैसे पता था? मॉडल बिल्कुल लाजवाब है, सीरियसली। सर्कोफेगस लिड पर बनी कार्विंग एंशिएंट एस्ट्रोनॉट थ्योरी के सबसे दिलचस्प आर्ट पीसेस में से एक है, और बादशाह पकाल को इस तरह 3D फॉर्म में देखकर मैं बता नहीं सकता कि मुझे कितनी खुशी हो रही है। हम अपनी इस बात पर टिके हुए हैं कि सर्कोफेगस लिड पर जो है वो सिंबॉलिक नहीं है। आर्टिस्ट ने उसे देखा था या उसे बताया गया था कि उसे क्या बनाना है, और उसने वो लिड पर बनाने की कोशिश की थी। मैं आपकी कलाकारी को दाद देता हूँ। आपने इसके नीचे का हिस्सा भी बिल्कुल सही बनाया है। आई एम ग्लैड कि आपने भी इसमें लपटें देखी। वो आग की लपटें ही थी और मैंने इसे थोड़ा अलग बनाया है। एग्जैक्टली। मैंने लपटों की जगह इंजन बेल्स लगाए हैं, क्योंकि आग टेक ऑफ के समय निकलती है। आपने इसकी डिटेलिंग पर बहुत ध्यान दिया है, जैसे इसका राइट पैर पैडल के ऊपर है,
बिल्कुल उसी तरह जैसा आपने देखा था जो सार्कोफेगस लिड पर था। और इनके हाथ कुछ बटन्स ऑपरेट कर रहे हैं और उनकी नाक पर भी कुछ सांस लेने सांस के लेने का मास्क जैसा instrument कुछ है। बहुत ही दिलचस्प है। इससे गिवर ऑफ लाइफ कहते हैं और ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ होती है, क्योंकि मेरे लिए गिवर ऑफ लाइफ का मतलब होता है हवा। हम हवा में सांस लेते हैं और इस इंसान को जिंदा रहने के लिए मास्क की ज़रूरत है अंतरिक्ष में। क्योंकि वो कहाँ हैं? क्या सार्कोफेगस लिड पर की गई बादशाह पकाल की नक्काशी इस बात को साबित करने के लिए काफी है कि माया के शासकों और दूसरी दुनिया के ताकतों के बीच कोई संबंध था? शायद नहीं। क्या कोई और सबूत है? शायद हाँ। मेसो अमेरिका में ऐसी कई एचिंग्स हैं जो इस बात की तरफ इशारा करती है। ये है पेलेन्के का राजमहल। इसे 18वीं सदी के अंत में स्पेन के कुछ आर्कियोलॉजिस्ट ने खोजा था। ये शाही महल और उसका आंगन इस प्राचीन शहर के खोजे हुए अवशेषों में सबसे बड़ा और सबसे ज्यादा रहस्यमय है। शोधकर्ताओं का मानना है कि महल के बीचों बीच स्थित 4 मंजिला टावर इसीलिए बनाया गया ताकि मायन बादशाह और पुरोहित सूरज और तारों की दशा के ऊपर नजर रख सके। ये पलंके में यहाँ का मुख्य महल है और इस वेधशाला की एक असामान्य विशेषता ये है कि जो सितारों को देखने के लिए एक विशाल टावर उपयोग करती है और साथ ही पूरे महल में ये असामान्य टी आकार की खिड़कियां हैं और उन्होंने सदियों से पुरातत्वविदों को चकित किया है। ऐसा माना जाता है कि शायद वो पवन देवता का प्रतिनिधित्व करती हैं, लेकिन ये भी संभव है कि ये टी आकार की खिड़कियां आकाश की ओर इशारा कर रही हैं। आखिरकार वो क्या था जिसकी पालंके के शासक तलाश कर रहे थे? पेलेन्के के महल का टावर प्राचीन माया सभ्यता द्वारा निर्मित कई खगोलीय वेधशालाओं में से एक है। एस्ट्रोनॉमी की उनकी व्यवहारिक प्रणाली अवलोकनीय थी। बहुत से भवनों का डिजाइन और निर्माण इस बात के लिए हुआ था जिससे दूरबीन से अंग्रेजी समुदाय को इम्पोर्टेंट खगोलीय घटनाओं को देखने और चिन्हित करने के लिए फायदे मिल सके। हम देखते हैं कि मंदिर विशिष्ट समय के लिए अलाइन किए गए थे और वर्षा ऋतुओं और सौर संक्रांतियां समय के सबसे महत्वपूर्ण समय होते हैं। तो जहां भी हम देखते हैं कि खगोल विज्ञान की यह जानकारी इन स्मारकों में शामिल है। चौक वो महान स्थान थे जहां लोग साल के विशेष समय का सम्मान करते थे। ये स्थान हजारों सालों से इसी तरह अलाइन है, विशेष अवलोकन करने के लिए। लेकिन क्या या शायद कौन माया आसमान में क्या ढूंढ रहे थे? प्राचीन एस्ट्रोनॉट थ्योरिस्ट के सिद्धांतवादी विचारधारा के अनुसार जवाब पत्थर में उत्कीर्ण हो सकता है। ग्वाटेमाला के क्यूरिगुआ में एक राष्ट्रीय उद्यान है जिसमें जू मॉफ्स शामिल हैं। जू मॉफ्स वो विशाल बोल्डर हैं जो विभिन्न आकृतियों में बनाए गए थे। उनमें से कुछ मगरमच्छ की आभासी आकृति दिखाते थे, कुछ कछुओं की, लेकिन एक साथ ये उत्कृष्ट कलाकृतियां बहुत याद दिलाती हैं। खासकर एक बोल्डर पर जिसे देखकर ऐसा लगता है कि एक आदमी स्पेसक्राफ्ट के कॉकपिट जैसी दिखने वाली जगह में बैठा है, लेकिन वो एग्जैक्टली कॉकपिट जैसा नहीं दिख रहा था। इसका कारण यह हो सकता है कि जिस आर्टिस्ट ने उसे बनाया था उसकी टेक्नोलॉजिकल नॉलेज, यानी कौन सी चीज़ क्या है और कैसी दिखती है, ये उतनी अच्छी नहीं थी जितनी हम मॉडर्न वर्ल्ड में रहने वालों की है। आज गल्फ ऑफ मेक्सिको के नजदीक मैक्सिकन स्टेट ऑफ टबेस्को में ला वेंटा नाम के सेरेमोनियल सेंटर के अवशेष पड़े हुए हैं। 1862 में कुछ तेल निकालने वालों को यहां मेसो अमेरिका के ओल्मेक इलाके में 4 बड़े बड़े पत्थर के सर मिले। उसके बाद आर्कियोलॉजिस्ट ने वहां ऐसी 13 और मूर्तियां खोद कर निकाली। उन्हें 850 ईसा पूर्व में बनाया गया था।
उन्हें विराट या विशाल सर कहा जाता है और इतिहासकारों का मानना है कि वो ओल्मेक्स को दर्शाते हैं। ओल्मेक्स एक सभ्यता है जिसे माया सभ्यता का पूर्वज माना जाता है। ओल्मेक सभ्यता के ये विराट सिर उनकी कला और उनके शिल्प विज्ञान के बेहतरीन और रहस्यमयी नमूने हैं। सवाल ये उठता है कि ये किनके सर हैं? कुछ इतिहासकार कहते हैं कि ये उनकी सभ्यता के अहम लोगों के हैं, जैसे बादशाहों और शमन यानी उस समय के ओझा फकीरों के सिर हैं। लेकिन प्राचीन एस्ट्रोनॉट थ्योरिस्ट दावे के साथ ये कहते हैं कि ये पत्थर की मूर्तियां इस बात का सबूत है कि अतीत में दूसरी दुनिया के लोग पृथ्वी पर आते थे। ओल्मेक इलाके में बहुत बड़े बड़े पत्थर के सिर मिले थे। उन्हें बहुत खूबसूरती से बनाया गया था, लेकिन उन्हें बाद में विधि पूर्वक दफनाया गया था। इसका कारण क्या है? क्या वो उनके राजाओं और पुरोहितों के सिर थे, या उन्होंने एलियंस के सिर जैसा कुछ बनाने की कोशिश की थी? क्योंकि उन मूर्तियों के चेहरे बहुत अजीब से हैं। उन स्कल्पचर्स में उनके सिर पर अजीब से हेलमेट हैं और वो फॉरेनर्स के स्कल्पचर्स जैसे लगते हैं, जैसे अफ्रीका या मिडल ईस्ट से उनके कुछ लोग मिलने आते थे। लेकिन बिना टेक्नोलॉजी के वो सेंट्रल अमेरिका में पहुंचते कैसे थे? हमें अलग अलग संस्कृति के लोगों के स्कल्पचर्स दिखाई दिए। क्या देवताओं के दूत उन्हें यहाँ पहुंचाते थे, या वो वाकई पृथ्वी पर आने वाले एलियंस थे? हमें एक स्टैचू मिला है जिसमें ये बिल्कुल क्लियर है कि एक ओल्मेक ने किसी तरह का फ्लाइट सूट पहना हुआ है। मुझे तो ये बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे रहा है कि कोई अफ्रीकन एक तरह के फ्लाइट सूट में उड़कर सेंट्रल अमेरिका में आया था, शायद किसी एयरक्राफ्ट में बैठकर। इस स्टैचू के पैर आज के मॉडर्न एस्ट्रोनॉट सूट के पैर से मिलते हैं और उसकी चेस्ट पर लाइफ सपोर्ट पैक भी लगा हुआ है। 6 पंख हैं और सिर एक स्कल कैप में बंद है, बिल्कुल वैसे ही जैसे मॉडर्न डे एस्ट्रोनॉट का रहता है। तो मेरे हिसाब से ये एक बहुत ही पुख्ता सबूत है इस बात का कि एलियंस पृथ्वी पर आते थे। हो सकता है सैकड़ों साल या शायद हजारों साल पहले भी। ऐसे बहुत से सबूत हैं जो मायंस को और ओल्मेक्स को एलियन से जोड़ते हैं, जैसे कि लेवेंटा में ओल्मेक्स के अजीब से मास्क पहने हुए स्कल्पचर्स हैं, और तिकाल शहर में भी ऐसे स्कल्पचर्स हैं जिन्होंने स्पेस मास्क जैसा कुछ पहना हुआ है और उनके मुंह पर सांस लेने वाला उपकरण भी लगा हुआ है। और मायन स्कल्पचर्स में छोटे छोटे उड़ने वाले आदमियों की मूर्तियां हैं जो कुछ चीजों पर भिनभिना रही हैं। उनके पंख हैं, वो उड़ते हैं, तो हम उन्हें बर्डमैन कह सकते हैं। लेकिन क्या ये पत्थर की मूर्तियां वाकई इस बात का सबूत है कि मायंस का एलियन से गहरा संबंध था? अगर आपको ये बात चौंका देने वाली लग रही है तो ये सुनिए। प्राचीन एस्ट्रोनॉट थियरिस्ट का कहना है कि उनके पास इस बात के भी सबूत है कि कुछ प्राचीन मायंस शासक शायद खुद ही दूसरी दुनिया के जीव थे। सेंट्रल अमेरिका। यहां वेस्टर्न हॉन्डुरस में माया के दूसरे प्राचीन शहर कोपान के चौंका देने वाले अवशेष हैं। और हालांकि कोपान मंदिर, पिरामिड और अन्य स्मारक पहले से ही दूसरे मायन शहरों के मुकाबले ज्यादा अहम और दिलचस्प माने जाते हैं, शोधकर्ता हर पल मायन सभ्यता की उपलब्धियों की तलाश में रहते हैं। जब उन्हें कोपान में 72 सीढ़ियों वाला एक ढांचा हायरोग्लिफिक स्टेयरवे दिखा तो वो खुशी से फूले नहीं समाये। कोपान का हायरोग्लिफिक स्टेयरवे 700 ईस्वी की शुरुआत में बना था। वो उस ढांचे पर कोपान का सारा इतिहास लिखना चाहते थे। उसे एक सार्वजनिक स्मारक के तौर पर बनाया गया था और उस पर शुरुआत से लेकर तब तक के बादशाहों की तारीफों और कामयाबियों के पुल बांधे गए थे। बादशाह यास्कुमो से लेकर 13वें बादशाह तक जिन्होंने उसे बनवाया था। 1200 पत्थरों से बने विशाल स्मारक पर प्राचीन माया की गुप्त भाषा ग्लिफ्स को तराशा गया है। इतिहासकारों का मानना है कि ग्लिफ्स सबसे पुरानी और सबसे मुश्किल लिखने की प्रणालियों में से एक है, लेकिन कई सदियों तक पूरे मेसो अमेरिका में जगह जगह पर पाई गई इस भाषा को कोई नहीं समझ पाता था। फिर 1880 में एक जर्मन लाइब्रेरियन और एंथ्रोपोलॉजिस्ट
यानी मानव विज्ञानी अर्न्स्ट फॉस्टरमैन ने इस मुश्किल को हल कर दिया। अर्न्स्ट फॉस्टरमैन ड्रेसडेन के लाइब्रेरियन थे। वो माया की 4 किताबों में से एक किताब हमेशा अपने डेस्क पर रखते थे, प्रेसिडेंट कोडेक्स। वो एक बहुत ही अच्छे मैथमेटिशियन थे और उनकी चीज़ों को समझने की क्षमता बिल्कुल बेमिसाल थी। उनके समय में जहां बाकी लोग माया की एक हायरोग्लिफ नहीं पढ़ सकते थे, वो पूरी माया भाषा को पढ़ और समझ लेते थे। माया हायरोग्लिफिक राइटिंग यानी चित्रलिपि को समझना बहुत मुश्किल था, क्योंकि वो अपनी राइटिंग में 2 तरह के कंपोनेंट्स यूज करते थे। एक तो लोगोग्राफ थी, उनमें शब्द नहीं लिखा जाता था, उसका सिंबल यूज किया जाता था। फॉर एग्जाम्पल बलाम यानी जैगवार को लिखा नहीं जाता, उसका सर ड्रॉ किया जाता। दूसरा कंपोनेंट था फोनेटिक, और ये ग्लिफ्स ऐसे चित्र होते हैं जो आवाज को रिप्रेजेंट करते हैं। हायरोग्लिफिक स्टेरवे पर लिखे ग्लिफ्स के अनुवाद के मुताबिक उस पर सिर्फ शासकों की तारीफें नहीं लिखी हैं, बल्कि प्राचीन माया शासक राजगद्दी तक कैसे और क्यों पहुंचे ये भी लिखा है। स्मारकों के ऊपर वही लिखा जाता था जो उस समय के शाही लोग लिखने को कहते थे। वो अपने खानदान और पूर्वजों की तारीफें लिखवाते थे। वो हर तरह से उन आम लोगों को यकीन दिलाना चाहते थे कि वो अब भी अपने पूर्वजों और उनके पूर्वजों के भगवान से जुड़े हुए हैं और राजगद्दी पर बैठना उनका हक है। सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि माया सभ्यता के पुरोहित बने कैसे। दरअसल हुआ ये था कि कुछ लोगों का झुंड दूसरे ग्रह के लोगों के संपर्क में था और इसी वजह से उन्हें ये इज्जत बख्शी गई थी। हमारे पूर्वजों को लगता था एलियंस भगवान हैं, क्योंकि उन्हें टेक्नोलॉजी, जादू और चमत्कार लगता था जो सिर्फ भगवान कर सकते हैं। सच तो ये था कि उन्हें बहुत बड़ी गलतफहमी थी और उन पुरोहितों ने अपनी सिचुएशन का फायदा उठाया और आम लोगों पर हुक्म चलाया। शुरुआत में जो पहले रूलर्स थे वो भगवान ही थे, यानी वो एलियंस जो आसमान से आए थे जिन्हें लोग भगवान समझते थे। लेकिन बाद में कुछ पुरोहित और शासकों ने भगवान का नाम लेकर आम लोगों को बहुत लूटा। लोगों ने उन्हें एलियंस के साथ देखा था, इसलिए उन्होंने अपनी सिचुएशन का फायदा उठाया ताकि आम लोग उन्हें सोना, चांदी और तरह तरह के उपहार भेंट में चढ़ाते रहे, जो वो कुछ सदियों पहले असली भगवान को चढ़ाते थे। तो ये बादशाहों और पुरोहितों का मिला जुला षड्यंत्र था। मायन हेरोग्लिफ्स में ये लिखा है कि मायंस को पूरा यकीन था कि पृथ्वी के बाहर भी एक दूसरी दुनिया थी और मायंस का ये भी मानना था कि वहाँ के जीव जिन्हें वो भगवान समझते थे निर्धारित समय पर दर्शन देते रहते हैं। मायंस के दूसरी दुनिया के लोगों के लिए रोज बलि चढ़ाने की प्रथा से भी ये साबित होता है कि उन्हें पूरा विश्वास था कि दूसरी दुनिया के लोगों का अस्तित्व है। इतिहासकारों का मानना है कि वो माया शासकों को खून का चढ़ावा इसीलिए देते थे क्योंकि वो उन्हें भगवान का वंशज मानते थे। हमें पता है वो खून का चढ़ावा चढ़ाते थे क्योंकि जब स्पेनिश उन पर राज करने आए तो उनकी ये प्रथा जारी थी और ऐसी बहुत सारी पेंटिंग्स हैं दीवारों पर, कुलदानों पर और स्कल्पचर्स भी हैं जो ये साबित करते हैं कि वो अपना खून चढ़ाते थे और दूसरों की बलि भी देते थे। मायंस बहुत सारे लोगों को भगवान का दर्जा देते थे। इसमें आकाश से आने वाले एलियंस जिन्हें वो भगवान समझते थे और वो रूलर्स जिन्हें वो उन भगवानों का वंशज समझते थे शामिल थे। उनका मानना था कि भगवान उनसे बलि मांगते हैं और उनका खून और खासकर शाही लोगों का खून पाकर भगवान सबसे ज्यादा प्रसन्न होते हैं। बाद में मायंस ने लोगों को बंदी बनाना शुरू कर दिया, खासकर शाही लोगों को, और आसमान के देवताओं को प्रसन्न करने के लिए वो उनकी बलि चढ़ाने लगे। प्राचीन मायंस लोगों को लगता था कि जैगवार गॉड्स यानी तेंदुए जैसे दिखने वाले भगवान कहीं से पृथ्वी पर आए थे और उन्होंने कुछ नसीहतें दी थी और बदले में उन्हें उन जैगवार गॉड्स को बलि देकर खुश करना पड़ेगा। उन्हें चढ़ावे में इंसानों के दिल चढ़ाने पड़ेंगे। हजारों नहीं तो कम से कम सैकड़ों लोगों को जबरदस्ती पिरामिड के ऊपर ले जाकर उनकी बलि चढ़ा दी गई। मायंस ये घिनौना काम इसलिए करते थे क्योंकि वो चाहते थे कि भगवान आकर उन्हें उनके कष्टों से मुक्त करे और उन्हें लगता था कि इंसानों की बलि चढ़ाने से उनके भगवान लौट आएंगे। ये मुमकिन है कि ये सभ्यता जितनी भी सभ्य और सुसंस्कृत लगती है,
वो उतनी ही क्रूर और निष्ठुर भी थी। इंसानों की बलि चढ़ाते वक्त उनके हाथ नहीं कांपते थे। वो इस तरह लगातार बलि इसलिए चढ़ाते थे क्योंकि वो डेस्परेटली उन एलियंस को वापस लाना चाहते थे जिन्हें वो भगवान समझते थे। एक चीज तो बिल्कुल साफ है, हर एक एंशिएंट कल्चर में इस बात का दावा किया गया है कि भविष्य में भगवान जरूर लौटेंगे। बलि देना हम इंसानों की बेवकूफ़ी थी, क्योंकि हम ये नहीं जानते थे कि हम जिनकी ओर देख रहे हैं वो वाकई में भगवान नहीं बल्कि हमारी तरह खून और मांस से बने स्पेस ट्रैवलर्स यानी एलियंस थे। लेकिन मायंस ये क्यों मानते थे कि वो भगवान से खून के माध्यम से जुड़े हुए थे? हो सकता है कि उनके डीएनए में हमें कुछ सबूत मिले जो माया बादशाहों को दूसरे ग्रहों के लोगों का वंशज साबित करे। प्राचीन एस्ट्रोनॉट थ्योरिस्ट का तो यही मानना है। अगर ये वाकई सच है तो क्या यह मुमकिन है कि कुछ दूसरे ग्रह के लोग पृथ्वी पर रहकर माया बादशाह बन गए थे? शायद इसका जवाब मिल सकता है, लेकिन माया शहरों के अवशेषों में नहीं बल्कि उनकी पौराणिक कथाओं के रहस्यमयी काल्पनिक जीवों को समझकर। ये है इलिनॉय राज्य का शिकागो शहर। यहाँ की न्यूबेरी लाइब्रेरी में एक मायन मैन्युस्क्रिप्ट है जिसे पोपू वू कहा जाता है, जिसका मतलब है इंसानों की किताब। इस किताब में वो बातें लिखी हैं जो माया लोगों की कई पीढ़ियां बोलती और मानती आ रही थी। 16वीं सदी के मध्य में लिखी गई इस किताब में उनके सभ्यता के कई विषयों के बारे में लिखा है, जिसमें माया के रहस्यमयी काल्पनिक जीव भी शामिल हैं। पोपू वू में ब्रह्मांड की रचना के बारे में लिखा गया है। उसमें लिखा गया है कि शुरुआत में सिर्फ भयंकर अंधकार था और एक पहले से मौजूद समंदर था। फिर क्रिएटर्स यानी एक स्त्री और एक पुरुष ने एक शब्द कहा और उस शब्द से पृथ्वी और जानवरों की रचना हुई। ये बुक ऑफ जेनेसिस और बाइबल की बुक ऑफ क्रॉनिकल्स के कॉम्बिनेशन जैसा है। इसमें लिखा है भगवानों के बीच जंग छिड़ गई थी और इसमें सृष्टि की रचना को प्रेजेंट डे से कीचे के बादशाहों के माध्यम से जोड़ा है। ये मायंस का मानना था कि सृष्टि की रचना इस तरह से हुई थी। उनका कहना है पहले पृथ्वी और जीवों की रचना हुई थी, उसके बाद कुछ देवता साक्षात प्रकट हुए और उन्होंने सबको बताया था कि क्या होगा और कैसे होगा। मायंस को ये बताया गया था कि वो कहाँ रहेंगे और उनके पवित्र स्थल कौन कौन से होंगे। लगभग हर प्राचीन सभ्यता में इस तरह की किस्से कहानियां हैं जहां ये कहा गया है कि दूसरी दुनिया के लोग पृथ्वी पर आए थे और उन्होंने सबसे पहले जन्मे कुछ इंसानों से संपर्क किया था। ज्यादातर इतिहासकार इन्हें सच नहीं बल्कि उनकी धार्मिक और आध्यात्मिक सोच मानते हैं। प्राचीन एस्ट्रोनॉट थ्योरिस्ट का मानना है कि पोपू वू और ऐसी दूसरी प्राचीन पांडुलिपियां इस बात का पुख्ता सबूत है कि अतीत में मनुष्य और दूसरे ग्रह के जीवों के बीच संपर्क जरूर होता था। कई मायन शहरों में पाए गए हायरोग्लिफ्स का अनुवाद करके ये पता चला है कि कुकुलकान या विशाल परों वाला सांप माया का ज्ञान देने वाला भगवान था। माया के भगवानों के लिए सबसे बड़े भगवान परों वाले सर्प देवता थे, जिन्हें वो कुकुलकान कहते थे। मायन शहरों में जगह जगह पर उनके चित्र दिखाई देते हैं। पत्थरों को उनके आकार में तराशा गया है। कुकुलकान के चित्रों में उन्हें परों वाला सांप दिखाया गया है। कोई उन्हें परों वाला सांप कहता है तो कोई ड्रैगन कहता है। उनके परों की वजह से कुछ लोग ये मानते हैं कि कुकुलकान आसमान से उतरे थे। मायंस जंगल में रहते थे तो जाहिर है कि वो ये बात जानते थे कि सांप उड़ नहीं सकते, लेकिन ये सांप जिन्हें वो भगवान मानते थे उड़ सकते थे। माया की ऐतिहासिक और पौराणिक कहानियों में ये कहा गया है कि कुकुलकान शुरुआती मायंस के शिक्षक थे। उन्होंने 7 और 12 वर्ष के बीच के 8 लड़कों को चुना था और उन्हें मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी और हर तरह का साइंस सिखाया था। और बाद में कुकुलकान गायब हो गए, ये वादा करके कि वो दूर भविष्य में जरूर लौटेंगे। और वो 8 लड़के ही मायंस के पहले पुरोहित और टीचर बने।
कुछ पौराणिक कथाओं के मुताबिक कुकुलकान समुद्र तट के पास एक सांपों से बनी नाव पर प्रकट हुए थे और फिर देश के उस हिस्से से उन्होंने पूरे देश में अपने ज्ञान को फैलाया। आज भी कुछ मयान स्क्रिप्चर्स में उन्हें उस महान भगवान का दर्जा दिया जाता है जिन्होंने उन्हें सब कुछ सिखाया था। फिर भी कोई नहीं जानता कि वो कौन थे और कहां से आए थे। चौंकाने वाली बात यह है कि ऐसे परों वाले सर्प देवता का वर्णन और चित्रण प्राचीन दुनिया की दूसरी सभ्यताओं में भी किया गया है। भारत के महान ग्रंथ महाभारत में आकाश से नीचे धरती पर उतरे नागों के तौर पर किया गया है। 2500 ईसा पूर्व के आधे सांप और आधे इंसान के शरीर वाले जीवों की मूर्तियां मायन कुकुलकान से काफी मिलती जुलती है और 4500 से लेकर 5000 ईसा पूर्व की चीनी देवगाथा के उड़ने वाले ड्रैगन्स के चित्र भी मेसो अमेरिका के सर्प देवता से काफी मिलते हैं। इनका साम्राज्य के पहले एग्जिस्ट करने वाले लोगों के देवता भी कुछ ऐसे ही थे। उन्हें क्वाट्ज़िकोअट्ल कहा जाता था। वो भी एक परों वाले सर्प देव थे जो ऊपर की दुनिया से उनके लिए ढेर सारा ज्ञान लाए थे ताकि वो मुश्किलों का सामना कर सकें और उनकी सभ्यता आगे बढ़ सके और तरक्की करे। देखा जाए तो अमेरिका के कई प्राचीन संस्कृतियों के बीच एक सामान्य है। जब फ्लूम्ड सरपेंट देव की बात आती है, उदाहरण के लिए चेरोकी लोग यकीन करते हैं कि समय उनका कैलेंडर रेटलेस स्नेक्स पर आधारित है जो रात के आसमान में देखा जा सकता है, शायद एक कॉन्स्टेलेशन। इसीलिए सर्प या सांप या ड्रैगन की विचारधारा कई प्राचीन संस्कृतियों में सामान्य है और न केवल माया या मेसोअमेरिकन में। सांप बहुत सी संस्कृतियों में ज्ञान का दाता है और इसने कई सभ्यता को आधुनिक उपकरण भी दिए हैं। धातुओं के साथ काम करना, अन्य उपकरणों के साथ काम करना, निश्चित ज्ञान, जीवन के निश्चित पहलुओं को, और वास्तव में कुछ लोगों को इसका ज्ञान भी रहे और इन लोगों को एक ऐसी स्थिति में भी रखता है जहां से इन लोगों को उनकी सामाजिक स्थिति से अपनी संस्कृति के बाकी लोगों को यह ज्ञान देने ये सभी संस्कृतियां एक दूसरे से दूर दूर थीं, कभी कभी हजारों मीलों की दूरी पर। तो ये कैसे संभव है कि इन सभी समाजों ने न केवल समान बल्कि एक जैसी कहानियों का उत्पादन कैसे किया? क्या ये वास्तव में उड़ने वाले सांप थे या सांपों के देवता थे? बेशक नहीं, ये एक असमझी टेक्नोलॉजी थी। कुछ प्रकार के वाहन देखे गए थे जो आकाश से उतरते थे, जिससे लोग आते थे, अंतरिक्ष यात्री जो विभिन्न सामाजिक परिवेश में विभिन्न वैज्ञानिक विषयों में लोगों को शिक्षा देते थे। ये कोई संयोग नहीं है, ये प्राचीन बेहतरीन संवादों के लिए सबूत है। कोई और रास्ता नहीं है। क्या प्राचीन कथाएं और उड़ते सर्प देवताओं की कहानियां वास्तविक रूप से एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल विजिटर्स के साक्ष्य के रूप में व्याख्या की जा सकती है, जैसा कि प्राचीन एस्ट्रोनॉट थ्योरिस्ट का दावा है? और यदि ऐसा है तो क्या ऐसे आकाशीय यात्रियों ने मायंस के लोगों को उनकी सभ्यता को आगे बढ़ाने में मदद करने वाले उपकरण और ज्ञान दिया हो सकता है? शायद आकाशगंगा से जुड़ी अधिक सूचनाएं मायंस के तारों से जुड़े रिश्तों को देखकर मिल सकते हैं। मैक्सिकन राज्य युकेटैन में मायंस का तारों के साथ बहुत गहरा संबंध देखा जा सकता है। युकेटैन के मैक्सिकन राज्य में प्राचीन माया शहर चिचेन इत्जा के अवशेष पड़े हुए हैं। मायन ने यहां 10वीं सदी में एक ऑब्जर्वेटरी बनाया था, जिसे बाद में एल काराकोल ऑब्जर्वेटरी कहा जाने लगा। उसके निचले हिस्से में 4 दरवाजे हैं जिन्हें ऑब्जर्वेशन पॉइंट की तरह यूज किया जा सकता है, और ऊपरी हिस्से में बहुत सारी खिड़कियां हैं, लेकिन ज्यादातर खिड़कियां टूट चुकी हैं। अब सिर्फ 2.5 खिड़कियां बची हैं, और इन खिड़कियों को देखकर लगता है कि वो डेफिनेटली सूरज को देखते थे और शायद चांद को भी। ऐसे संकेत मिले हैं कि वो ऑब्जर्वेटरी के तारों और ग्रहों को देखने के लिए इस्तेमाल करते थे। प्लैनेट्स में वो ट्रैक कर रहे थे वीनस को। वो चांद की हलचलों और ग्रहणों पर नजर रखे थे। हमें यह पता है क्योंकि किताबों में इसके बारे में लिखा है। लगभग सभी शोधकर्ता इस बात को मानते हैं
कि 250 से लेकर 900 ईसा पश्चात तक मायंस अपने समय के सबसे काबिल और विकसित एस्ट्रोनॉमर्स थे, लेकिन वो हमेशा ब्रह्मांड पर नजर गड़ाए क्यों रहते थे? मायंस बहुत ही इंटेलिजेंट और एडवांस थे। वो आसमान पर भी नजर रखते थे और अपने बनाए कैलेंडर्स पर भी। मॉर्निंग स्टार वीनस और इवनिंग स्टार वीनस एक ही है। ये बात प्राचीन समय में उनके अलावा और किसी को समझ में नहीं आई थी। वो दो अलग अलग स्टार समझे जाते थे। मायंस यूनिवर्स के साइकिल्स का अनुमान लगा सकते थे। इससे ये साबित होता है कि वो वाकई बहुत ही एडवांस थे। प्राचीन लोगों में से सिर्फ माया ने वो मैथमेटिकल सिस्टम खोजा जो हम इस्तेमाल करते हैं। हम उसे प्लेस वैल्यू एंड जीरो कहते हैं। प्लेस वैल्यू एंड जीरो यूज करके बहुत बड़े बड़े कैलकुलेशन किए जा सकते हैं। बड़े बड़े नंबर्स को कैलकुलेट किया जा सकता है। वो हजारों साल के कैलकुलेशन आसानी से कर सकते थे। क्या माया सभ्यता गणित और खगोल शास्त्र में अपने आप इतनी माहिर हो गई, या फिर प्राचीन एस्ट्रोनॉट थ्योरिस्ट की सोच सही है? क्या वाकई माया के पहले शासकों को सारा ज्ञान दूसरे ग्रह के लोगों से मिला था? माया के लोगों को वीनस प्लैनेट का अच्छा नॉलेज था। वो जानते थे कि वीनस हमारे सोलर सिस्टम को इस तरह से घेरे हुए है कि 6000 सालों में पृथ्वी और उसमें सिर्फ कुछ घंटों का ही फर्क रहता है। और माया सभ्यता के लोग तो 6000 साल तक जिंदा नहीं थे। जाहिर है कि ये बात उन्होंने वीनस को 6000 सालों तक ऑब्जर्व करके नहीं बताई है। उन्हें पता था कि उनकी ये बात सही है, क्योंकि ये बात उन्हें उनके भगवान ने बताया था। मायंस ने एस्ट्रोनॉमी की नॉलेज खुद नहीं डेवलप की है, क्योंकि इतनी मुश्किल चीजों को डेवलप करने में हजारों तो कभी कभी लाखों साल लग जाते हैं। इससे ये बात साफ हो जाती है कि सारी नॉलेज उन्हें उन एलियन से मिली थी जो मायन लोगों के संपर्क में थे। मायंस ने खगोल शास्त्र में एक बहुत ही चौंका देने वाला पूर्व अनुमान लगाया था। वो इस बात को समझते थे कि पृथ्वी के रोटेशनल एक्सिस में धीरे धीरे बदलाव आता रहता है। इसे प्रिसिशन कहते हैं, और इस पूरी प्रक्रिया को पूरा होने में 26,000 से भी ज्यादा साल लगते हैं। लेकिन माया ने 26,000 साल बाद होने वाली घटना के बारे में पहले से कैसे बता दिया? क्या ये मुमकिन है कि आधुनिक वैज्ञानिकों की तरह माया के लोग भी ब्रह्मांड में पृथ्वी की गति का अध्ययन करके वहां होने वाली घटनाओं के वक्त का पता लगा सकते थे? लेकिन वो ब्रह्मांड में ऐसा क्या खोज रहे थे? मायंस धीरे धीरे वक्त निर्धारित करने में माहिर होते जा रहे थे, क्योंकि वो सिर्फ सन के मूवमेंट्स को ऑब्जर्व और प्रिडिक्ट नहीं कर रहे थे, बल्कि मून, वीनस और कभी कभी जुपिटर, मार्स, सैटर्न और कुछ तारों के समूह के मूवमेंट्स को भी। बहुत से लोगों को लगता है कि इजिप्ट में यानी मिस्र में ही सबसे ज्यादा पिरामिड्स बनते थे, लेकिन मिस्र से 10 गुना ज्यादा पिरामिड मेसो अमेरिका में बना करते थे। लेकिन सोचने की बात यह है कि माया अपने स्मारकों को ब्रह्मांड में होने वाली सूरज, चांद और तारों से संबंधित घटनाओं के साथ क्यों जोड़ते थे? लगता है उन्हें इस बात का डर था कि अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो उनके साथ कुछ बहुत बुरा होगा। वो 5वें युग में थे और उनका मानना था कि पहले चारों युग प्रलय आने की वजह से खत्म हो गए थे। इसलिए वो अपने सारे रिचुअल्स, इवेंट्स, गेम्स और एक्टिविटीज को ब्रह्मांड में होने वाली विशिष्ट घटनाओं के साथ कोऑर्डिनेट करके किया करते थे, क्योंकि उन्हें डर था कि अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो उन्हें इसकी सजा मिलेगी और उनका युग वक्त से पहले ही खत्म कर दिया जाएगा। मायंस इस बात को मानते थे कि हर चीज का अपना वक्त होता है, क्योंकि तारे ये बता रहे थे कि उनके भगवान कब लौटेंगे, और साफ तौर पर इसका मतलब ये था कि भगवान तारों में से आ रहे हैं। लेकिन माया ने तारों और ग्रहों की गति पर नजर रखकर वक्त का पता लगाने की कला किससे सीखी? वो पूरे सोलर सिस्टम को इतनी अच्छी तरह से कैसे जानते थे? क्या ये मुमकिन है कि उन्होंने दूसरे ग्रह के लोगों यानी एलियंस के साथ मिलकर कोई बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा है कि दुनिया में आगे क्या होगा और दुनिया कैसे खत्म होगी? माया सभ्यता के रहस्यों का कोई अंत नहीं है। महान इतिहासकारों और प्राचीन एस्ट्रोनॉट थ्योरिस्ट में जैसे कोई जंग छिड़ी है।
आज तक इस बात का कोई ऐसा सबूत नहीं मिला है कि पूरी दुनिया ये मान जाए कि मायान्स और एलियंस में वाकई कोई संबंध था। मायान्स को ये डर क्यों सताता था कि उनका युग खत्म हो जाएगा और वो मर जाएंगे। उनके इस डर और आने वाले प्रलय के बारे में उनके कुछ मॉन्यूमेंट्स में लिखा है, लेकिन उन्हें आने वाली प्रलय के बारे में कैसे पता? क्या उन्हें ये बात भी तारों और ग्रह के मूवमेंट से पता चली थी या कोई आकाशवाणी हुई थी? कुछ लोगों का कहना है कि बहुत बड़ी प्रलय आने वाली है और उनका युग मिटने वाला है। क्या वो यही जानने के लिए आसमान में नजरें गड़ाए रहते थे कि कब उनकी जिंदगी उनके हाथों से फिसलने वाली है? मायन सिविलाइजेशन दुनिया की सबसे रहस्यमय सिविलाइजेशन थी। मायंस को एस्ट्रोनॉमी, मैथमेटिक्स का ज्ञान क्या वाकई एलियंस ने दिया था? क्या उनका ये मानना सही है कि उनके भगवान यानी हमारे एलियंस वापस पृथ्वी पर आकर अपना वादा निभाएंगे? क्या हम भविष्य में सर्प देवता को देख पाएंगे? माया सभ्यता एक बहुत ही दिलचस्प और रहस्यमयी सभ्यता थी जिनको लेकर कई सवाल उमड़ रहे हैं। क्या वाकई उनका एलियन से कोई संबंध था या एलियंस और माया लोगों ने कोई षड्यंत्र रचा है? कहीं हमारी प्रगति और तकनीकी ज्ञान पर एलियंस की नजर तो नहीं? और माया सभ्यता का युग कैसे खत्म हुआ? भूकंप से, प्रलय से या आपसी झगड़ों से? कुछ सवालों के जवाब कभी नहीं मिलते। जवाब सिर्फ वक्त के पास है।